हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स. तो जहाँ पे खाली स्थान है वो हमें फिलअप करने हैं. तो ऑप्शन ए में क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मिनिमम एट द डैश एंड मैक्सिमम एट द डैश. तो जो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम है ये फाइंड आउट करना है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डबल. तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर हम दुगना कर दे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम बिकम्स. तो जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो कितना होगा? ऑफ इनिशियल वैल्यू. तो पहले जितना था उसका कितना टाइम्स होगा. ऑप्शन सी में हमारे पास है द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज. तो जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका वैल्यू सेंटर में कितना है? इट इज डैश फोर्स दैट मेक्स ऑब्जेक्ट्स अपीयर लाइटर. तो कौन सा फोर्स जो है ऑब्जेक्ट्स को लाइटर यानी कि हल्का दिखाता है. फॉर सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय. तो कौन से ऑब्जेक्ट के द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है जबकि कोई बॉडी यानी कि सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा होता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारा है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये लॉ अगर हमें पता हो तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज जिनका कि मास m1 और m2 है वो कितना होता है? कैपिटल जी. ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. मास पहला बॉडी का m1 दूसरा बॉडी का m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो ये है हमारा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ. तो इसी फॉर्मूले से अगर हम जो m1 है इसको अगर ले लें मास ऑफ अर्थ, तो अर्थ का मास अगर इसे ले ले तो जो m2 है वो बॉडी का मास होगा. m2 इजिकल्स टू मास ऑफ बॉडी. तो जो एक्सीलरेशन होगा g ड्यू टू ग्रेविटी ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास. क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो फोर्स की जगह पे हम लिखेंगे जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इसे डिवाइड कर देंगे जो मास ऑफ द बॉडी है यानी कि m2. तो m2 कैंसिल हो गया तो ये कितना हुआ? जी m1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्लियरली g एक कांस्टेंट है और m1 जो कि अर्थ का मास है ये भी कांस्टेंट है. तो हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? तो हमें पता है जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर इज एट ए लार्जर डिस्टेंस. तो जो इक्वेटर का डिस्टेंस होता है लार्जर कहाँ से? लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ के सेंटर से, अर्थ्स सेंटर देन पोल. तो पोल से ज्यादा डिस्टेंस पे है इक्वेटर. तो इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होगा. क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के साथ. तो हम ये लिख सकते हैं कि जो जी है मैक्सिमम कहाँ पे है? मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम, मिनिमम कहाँ पे है? एट इक्वेटर, इक्वेटर. तो ये जो ऑप्शन ए है इसका आंसर क्या होगा? इक्वेटर और पोल. तो बी पे जो हमारा है कि डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो था डिस्टेंस इज डबल्ड. तो डिस्टेंस को अगर डबल कर दें तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? तो डिस्टेंस डबल अगर हो गया तो फोर्स होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर. तो अभी अगर जो आर है उसको 2 टाइम्स आर कर दें यानी कि डबल कर दें तो इसका जो स्क्वायर है यानी कि आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 आर स्क्वायर. तो जो फोर्स हमारा न्यू है, नया फोर्स, ये हो जाएगा कितना? 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स एफ. क्योंकि यहाँ पे जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के. तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो जो ओरिजिनल फोर्स का कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 हो जाएगा किसका? ओरिजिनल वैल्यू का. तो ऑप्शन सी में हमारा है कि जो अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू कितना है. तो हमें पता है कि 8 अर्थ सेंटर जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ सेंटर में रिड्यूस होके कितना हो जाता है?
जीरो हो जाता है। तो जो फोर्स होगा F वो जीरो हो जाएगा। तो जो G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो C है इसका आंसर क्या होगा, जीरो। तो ऑप्शन डी में हमारे पास है कि कौन सा फोर्स ऑब्जेक्ट को लाइटर बनाता है। तो हमें ये इसका आंसर पता है कि बायोएंसी जो फोर्स होता है, बायोएंसी फोर्स ऑफ ए लिक्विड, तो लिक्विड का ये प्रॉपर्टी है एक बायोएंसी, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोएंसी फोर्स। लिक्विड मेक्स एन ऑब्जेक्ट immersed in it लाइटर, तो ये ऑब्जेक्ट को लाइटर फील कराता है बायोएंसी फोर्स। तो हमारा जो डी का आंसर होगा इट इज द बायोएंसी फोर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बायोएंसी। तो ई में क्या है, अगर कोई सैटेलाइट, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में हमारा क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो ये क्या है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट, तो यहाँ पे पता है हमें, जब कोई बॉडी सर्कुलरली मोशन करता है तो वहाँ पे एक फोर्स सेंटर की तरफ रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये फोर्स हमें पता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन सा बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट्स, तो अर्थ अट्रैक्ट करता है किसको, द सैटेलाइट विथ ए फोर्स गिवन बाय फॉर्मूला m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा, हमने देख लिया कि इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है। और ऑप्शन बी का हमने आंसर देखा कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स के। तो इसी तरह से देखा, अर्थ के सेंटर में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो होता है, और बायोएंसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट लाइटर फील होता है। और जो सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, यहाँ पे फोर्स प्रोवाइड कर रहा है अर्थ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।